नमस्कार दोस्तों। तो क्या नरेंद्र मोदी बांग्लादेश के लिए अब फिर संघर्ष करेंगे? और क्या नरेंद्र मोदी भारत की आजादी वापस देंगे? क्या नरेंद्र मोदी इस देश को कॉन्ट्रैक्ट पर ही सौंप देंगे? और क्या नरेंद्र मोदी टैक्स के लिए हर किसी को बेच देंगे? और क्या नरेंद्र मोदी इस देश की उन बेटियों को जो बार बार हमारे देश का मान बढ़ाती हैं, उनके सम्मान को वापस लौटाएंगे? जब हम ये सारे सवाल पूछते हैं तो हर कोई कहता है नरेंद्र मोदी तो झूठा है, वो कुछ नहीं करेगा और न उसने कुछ किया है। जी हां, कमोबेश यही बात। बांग्लादेश में जिस तरह से वहां का राजनीतिक संकट खड़ा हुआ है, जिस तरह से वहां पर कट्टरवादियों ने आज कब्जा कर लिया है वहां की व्यवस्था पर, निश्चित रूप से सवाल होगा कि ऐसा हुआ क्यों। जब हम बांग्लादेश के इस संकट को देखते हैं तो हमें श्रीलंका का भी वह संकट याद आता है कि जब वहां पर किस तरीके से वहां की सरकार वहां कट्टरवादियों ने सरकार को बिल्कुल जनता के खिलाफ बना दिया था और स्थिति यह हुई थी कि जनता रोने लगी थी और उसने जाके राष्ट्रपति भवन पे कब्जा कर लिया था। जैसे अभी बांग्लादेश में प्रधानमंत्री भवन पे कब्जा कर लिया। इसके पहले हमने देखा कि अफगानिस्तान में भी कमोबेश इसी तरीके से हुआ था और वहां अब तालिबानियों का कब्जा है। उधर आप देखिए पाकिस्तान में भी कमोबेश इसी तरह की घटनाएं हुई थी। वहां भी आज तक कुछ स्थिरता नहीं है और वहां का राजनीतिक संकट रोज ब रोज गहराता जा रहा है। उधर नेपाल में हमने देखा इतना भयंकर राजनीतिक संकट खड़ा हुआ कि नेपाल में सत्ता बदल गई और सब कुछ बदल गया। म्यांमार में वहां की प्रधानमंत्री जेल में है और सेना ने कब्जा कर रखा है। तो यह भारत के इर्द गिर्द के तमाम देशों का हाल है। चाइना अपनी स्पीड में चला जा रहा है, वहां की अपना ही सिस्टम है। तो आप इससे समझिए कि भारत में अब क्या है। नरेंद्र मोदी ने एक वक्त में कहा था, दावा किया था कि जब बांग्लादेश की आजादी की लड़ाई हो रही थी, लड़ी जा रही थी बांग्लादेश मुक्ति का संग्राम, तो वो उसके लिए गिरफ्तार हुए थे। लेकिन कहां गिरफ्तार हुए थे यह नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि तत्कालीन भारत सरकार यानी श्रीमती इंदिरा गांधी की सरकार ने ही बांग्लादेश को आजाद करवाया, बांग्लादेश को एक नया देश पाकिस्तान से तोड़ के बनवाया, सबसे पहले मान्यता दी। तो नरेंद्र मोदी कहां लड़ रहे थे उसके लिए? किसने गिरफ्तार किया था? नहीं पता। भारत देश की आजादी की जब लड़ाई लड़ी जा रही थी अंग्रेजों से, तब उनके पूर्वज बिलों में घुसे हुए थे या अंग्रेजों के पांव दबा रहे थे। तब कांग्रेस लड़ रही थी, इंदिरा गांधी लड़ रही थी, जवाहरलाल नेहरू लड़ रहे थे, महात्मा गांधी लड़ रहे थे और उनके साथ लाखों कांग्रेसी लड़ रहे थे। 7.5 लाख कांग्रेसियों शहीद हुए थे, जेल गए थे लाखों लाखों कांग्रेसी। लेकिन नरेंद्र मोदी के पूर्वज कहां थे? तो पता चलेगा वो पूर्वज अपने घरों में या तो दुबके थे डर के कारण या अंग्रेजों के तलवे चाट रहे थे। जी हां, यही कर रहे थे आरएसएस के लोग, बीजेपी के लोग। तो इससे आप समझ सकते हैं। बहरहाल कहना है कुछ भी कह दें। आज उनके निशिकांत दुबे एक सांसद हैं झारखंड से, और जहां से आते हैं वहां भगवान का ज्योतिर्लिंग है वहां पर। बावजूद इसके वो सिर्फ झूठ बोलते हैं
क्योंकि वो कारपोरेट के दल्ला हुआ करते थे। तो कहते हैं कि अंबानी की शादी में प्रियंका गांधी गई थी। भाई प्रियंका गांधी गई थी तो दुनिया भर के वीडियो, सारा मीडिया चैनल, सब कोई मौजूद था। जो जो गया सबके वीडियो आए, फोटो आई। प्रियंका गांधी का भी एक दिखा दीजिए। जिस समय वह शादी हो रही थी प्रियंका गांधी विदेश में थी, वो हिंदुस्तान में थी ही नहीं। तो इससे यह समझा जा सकता है कितना झूठ बोलते हैं। बहरहाल इस झूठ की बात छोड़ दीजिए, क्योंकि ये झूठे हैं तो झूठ ही बोलेंगे। जब इनके मालिक झूठ बोलते हैं तो ये भी झूठ बोलेंगे। उधर हो क्या रहा है? असल में इस देश के अंदर वो सारी स्थितियां पैदा कर दी गई हैं जो यह संकेत देती हैं कि आने वाले वक्त में संकट भारत में खड़ा होने जा रहा है। क्यों खड़ा होने जा रहा है इसकी बात करता हूं। लोग अपने स्वास्थ्य, शिक्षा, सारी चीजों के लिए इतना चिंतित है क्योंकि इस देश की सरकार ने सब बर्बाद कर दिया है। तो यही वजह है कि अब अधिक से अधिक लोग अपना स्वास्थ्य बीमा कराते हैं। लोग अपने तमाम दूसरे और तरह के बीमा कराते हैं, अपने बच्चों के कराते हैं। सरकार ने उस पर 18% जीएसटी लगा दिया है। सारी की सारी जमा पूंजी इलाज में ही ना खर्च हो जाए, इसी डर से आप मेडिकल इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस लेते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि इन इंश्योरेंस पर मोदी सरकार आपसे कितना टैक्स वसूल रही है? नहीं पता तो सुनिए, मैं बताती हूँ। पूरे 18%। यही तो खेल है। आपके मेडिकल इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस पर भी वसूली सरकार 18% जीएसटी लगा रही है। इसी गब्बर सिंह टैक्स को हटाने के लिए इंडिया ने मोदी सरकार के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। सड़क से लेकर संसद तक विरोध तेज हो गया है। सिर्फ विपक्ष ही नहीं, खुद बीजेपी के बड़े नेता, मोदी के मंत्री नितिन गडकरी ने इस तरह जीएसटी वसूली पर सरकार को घेर लिया है, कड़ा विरोध जताया है। मोदी सरकार ने पिछले 3 सालों में मेडिकल और लाइफ इंश्योरेंस के नाम पर 24,500 करोड़ रुपए टैक्स के रूप में वसूले हैं। 2% सेस देना पड़ता है, यानी 20% आपको फ्री का सरकार को देना है। ये काम सरकार के हैं कि सरकार हमें सोशल सिक्योरिटी दे। सरकार तो हमें सोशल सिक्योरिटी नहीं दे रही, हम बीमा की बदौलत जीवित। मतलब आप इससे समझ लीजिए कि जो काम सरकार को करना चाहिए वो हम अपने पैसे से कर रहे हैं, उसमें भी हमें टैक्स देना पड़ रहा है। तो यह है नरेंद्र मोदी सरकार की स्थितियां। इसके अलावा जब हम सोचते हैं सरकारी क्षेत्र के जो टॉप हॉस्पिटल्स हैं कम से कम वही सुविधा दे देंगे, तो अब भारत सरकार ने, यानी नरेंद्र मोदी की एनडीए सरकार ने फैसला लिया कि अब एम्स जैसा, जिसका नाम पूरी दुनिया में लिया जाता है, उस एम्स में अब कोई रेगुलर भर्ती नहीं होगी। अब वहां पे सब कॉन्ट्रैक्ट पर होगा, सब संविदा पर होगी। यानी अब इस देश में कुछ भी नहीं है। नौकरियां दी जा रही हैं तो अग्निवीर बनाया जा रहा है कॉन्ट्रैक्ट पे, सरकार में नौकरियां दी जा रही हैं तो कॉन्ट्रैक्ट पे, तमाम दूसरे और निगमों और दूसरी कंपनियों में जो सरकार की हैं उनमें किया जा रहा है तो कॉन्ट्रैक्ट पे, निजी क्षेत्र में भी अब रेगुलर नौकरी नहीं होती, वहां भी कॉन्ट्रैक्ट पे। तो पूरा देश कॉन्ट्रैक्ट पे दे दिया गया है। जैसे नरेंद्र मोदी ने इस देश की सरकार को कॉन्ट्रैक्ट पे सौंप रखा है अदानी अंबानी, और उन्हीं के लिए सारा काम होता है। अब उस कॉन्ट्रैक्ट का असर क्या है? अमित शाह आते हैं चंडीगढ़, कर्फ्यू जैसा लग जाता है। कभी ऐसा नहीं हुआ था। सारे रास्ते सब बंद कर दिए जाते हैं। पता नहीं अमित शाह नहीं है, क्या आ गया, भूत आ गया। और उसके बाद वो घोषणा करते हैं कि अब 24 घंटे पानी आएगा। एक छोटी सी पॉकेट में आना था, मनी माजरा का ही सिर्फ बेल्ट, और वो उद्घाटन करके जाते हैं जिसका वो 500 करोड़ रुपया कर्ज लेकर के शुरू किया गया है। वहां के लोग कहते हैं हमें 24 घंटा नहीं चाहिए, हमें 4 घंटे सुबह दे दीजिए, 2 घंटे दोपहर में दे दीजिए, 4 घंटे रात को दे दीजिए, हमारा काम चल जाएगा, अच्छे से चलेगा। लेकिन
फुल स्पीड में हमें दे दीजिए, तो वो नहीं करेंगे। 24 घंटे, क्योंकि उसी बहाने कारपोरेट कंपनी को लाभ देना था, 500 करोड़ रुपए का लोन उठाना था, तो वह किया गया। अब उस लोन के बूते जब यह किया गया, उद्घाटन करके गए, तो उसके बाद की स्थिति यह है कि लोग अगले दिन इंतजार करते रहे कि 24 घंटे पानी आएगा। 24 घंटे पानी नहीं आया, जो थोड़ा सा आया वो गंदा पानी आया, मिट्टी का पानी आया। इससे आप समझ सकते हैं कि यह सरकार है, और झूठ की बुनियाद पे जब सरकार चल रही हो तो आप समझ सकते हैं। बांग्लादेश के संकट को लेकर के सर्वदलीय बैठक बुलाई गई सरकार की ओर से, और जो सर्वदलीय बैठक होती हैं राष्ट्रीय मसले को लेकर, अंतर्राष्ट्रीय मसले को होती हैं, वो प्रधानमंत्री करता है। लेकिन प्रधानमंत्री राहुल गांधी से इतना डरता है, नरेंद्र मोदी इतना डरता है कि वो उस मीटिंग में आने की हिम्मत नहीं कर सका। मीटिंग में नहीं आया, इतना डरपोक है। और 22 तारीख से संसद का सत्र चल रहा है, 22 जुलाई से, वो आज तक संसद के भीतर नहीं आया। राहुल गांधी को देख के उसकी हालत बिगड़ती है। क्यों? क्योंकि राहुल गांधी मुद्दे की बात करते हैं, राहुल गांधी वो मुद्दे उठाते हैं जो जनता के मुद्दे होते हैं, इसीलिए उसे परेशानी, और इसीलिए यह स्थिति है। आप याद करिए, 5 साल पहले अनुच्छेद 370 के कुछ क्लॉजेज खत्म किए गए थे, और कहा, दावा किया गया था आतंकवाद खत्म हो जाएगा, बेरोजगारी खत्म हो जाएगी, वहां कश्मीरी पंडितों को पुनर्वास मिलेगा, 100% पुनर्वास हो जाएगा, और तमाम तरह के आतंकवाद खत्म होगा, दूसरी और सुरक्षा की बात की गई थी। हुआ क्या है, यह जानना बेहद जरूरी है। स्थिति यह है कि वहां पर कुछ नहीं हुआ है। हालत यह है कि कश्मीरी पंडित 60,000 कश्मीरी पंडित विस्थापित हैं, उनमें से एक का भी पुनर्वास नहीं हुआ है, पहली बात 5 साल के भीतर। उसके बाद में बेरोजगारी की बात करते हैं, तब 21% बेरोजगारी थी, अब 35% बेरोजगारी है, लेकिन कुछ नहीं हुआ है। आतंकवाद की बात करते थे, सिर्फ जब 40 दिन की सरकार हुई थी, उतने में ही 15 आतंकी हमले हो गए थे, 15 आतंकी हमले। आप समझ सकते हैं कि किस तरह की स्थिति है। फिर वायदा किया था कि पूर्ण राज्य के साथ विधानसभा चुनाव कराएंगे, नहीं कराया, राज्य का स्टेटस खत्म कर दिया, यूटी बना दिया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे चुनाव की स्थिति बन रही है, लेकिन चुनाव राज्य का नहीं, स्टेट का होगा, और राज्य को टुकड़े टुकड़े कर दिया। एक लद्दाख हो गया, एक जम्मू रीजन हो गया, एक कश्मीर रीजन हो गया। तो इस तरह से इन्होंने नफरत फैलाई है। फिर कहा था उद्योगों का केंद्र बनेगा, और कहा था 1 लाख करोड़ रुपए के निवेश के इंटरेस्ट आ गए, तमाम बड़े बड़े प्रोग्राम किए गए थे, करोड़ों रुपया खर्च किया गया। और स्थिति यह है कि वहां एक भी बड़ी कंपनी का ने निवेश नहीं किया, एक ने भी, यानी सिर्फ झूठ का पुलिंदा है। दूसरी तरफ अमित शाह कहते हैं 2029 में विपक्षी चाहे जितना कुछ कर लें, 2029 में फिर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे। भैया बना लेना, लेकिन पहले यह बता दो, अमित शाह का पीए बनकर नौकरी दिलाने के नाम पे हरियाणा में, हिसार में 20 लाख रुपए एक महिला ने ठग लिए, अमित शाह का पीए बनके। इसके पहले आपको याद होगा नरेंद्र मोदी का पीए बनके, ओएसडी बनके और दूसरा बनके कितनी कितनी ठगी हुई है। तो सारी ठगी के धंधे इनके चल रहे हैं। तो देश को ये ले कहां जा रहा है? कहीं कांवड़ियों के नाम पे, कहीं किसी और नाम पे दंगे फसाद नफरत फैलाने का काम हो रहा है। और उससे हो क्या रहा है कि लोग मर रहे हैं। सीतापुर में भाजपा के नेता ने अपनी गाड़ी से कांवड़ियों को कुचल दिया, मर गए, कोई पूछने वाला नहीं। मध्य प्रदेश के सागर जिले में शिवलिंग बना रहे थे 12 बच्चे, और यह हालत हुई, सरकारी जमीन की वो थी, दीवार गिरी
9 की मौके पर मौत हो गई और 7 जो है उनमें से इकलौते बेटे थे, 7 उनमें से, बाकी घायल। तो यह स्थिति है कि 12 बच्चों पे वो दीवार गिरी थी। फिर आपको बता चुका हूं कि एक और आ रहा है, देश के अंदर बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है, बुरी स्थिति है, न रेल सुरक्षित है, न सड़क सुरक्षित है, न हवाई जहाज सुरक्षित है, न कुछ सुरक्षित है। लोको पायलट कहते हैं इतना ओवरलोडेड है कि क्या करें, गाड़ी एक्सीडेंट हो गई, लोग मर रहे हैं और इतने रेल एक्सीडेंट हो गए जो ऐतिहासिक है। और 100 से ज्यादा उसके बाद रेल मंत्री क्या कहता है संसद में खड़े होकर कि छोटी छोटी घटनाएं हो जाती, 21 लोग मर गए, छोटी घटनाएं। अब आप सोचिए इससे बुरी स्थिति क्या हो। उधर प्लेन के जो पायलट हैं उन्होंने कह दिया है, चिट्ठी लिख दी है सरकार को कि ज्यादा काम का दबाव पड़ रहा है, आराम के लिए वक्त नहीं मिल रहा है, इसलिए वो लोग मेंटली बिल्कुल फिट नहीं है, इसलिए घटनाएं हो सकती है। यानी अब प्लेन में सफर करना आपके लिए मुश्किल है, सबसे ज्यादा खतरनाक है जहाज से गिरिएगा। तो यह स्थिति हो गई। 84% पायलट शिफ्ट रोटेशन को लेकर के चिंतित हैं। यह सर्वे रिपोर्ट में आ गया है कि अब यह हालत है। अब आप सोचिए यहां यह हो रहा है, इसके बाद में स्थिति क्या होती है। बारिश, भूस्खलन से पूरा देश बेहाल है, बुरी हालत है, कोई पूछने वाला नहीं। मणिपुर लगातार जल रहा है और मणिपुर की जो स्थिति है कि पिछले 15 महीने से वो जल रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन नरेंद्र मोदी तो अपने मौज में। वहां के मुख्यमंत्री विधानसभा में स्वीकार करते हैं कि 60,000 लोग विस्थापित हैं, 11,500 लोग करीब के घर जो है खाक हो गए, जला दिए गए और तमाम लोग बुरी स्थिति में। सरकार ने क्या किया, सिर्फ घोषणा की कि हर परिवार को 1-1 लाख रुपए की मदद दी जाएगी, उसमें भी सिर्फ 512 अकाउंट में 25-25 हजार रुपए डाले गए जो भाजपा के लोग थे, शेष किसी को भी कुछ मिला नहीं। यानी आप समझ लीजिए दंगे, फसाद, नफरत, देश को टुकड़े टुकड़े करना, सारे वो काम हो रहे हैं। नफरत फैलाने की स्थिति ये है कि जो हम अपने संविधान की प्रस्तावना पढ़ते थे जिसमें कहते थे हम भारत के लोग, उसे कोर्स से निकाल दिया। अब बच्चे नहीं पढ़ेंगे, उन्हें नहीं पता होगा प्रस्तावना में क्या है जिसकी बात होती थी। और जमीनों पे कब्जे कराए जा रहे हैं, सब हो रहा है। नफरत फैलाने के लिए कहा जाता है वक्फ बोर्ड की जमीनों का और सबका हम वो करेंगे, अधिकार कम करेंगे। ये लोगों के लिए नहीं कर रहे हैं। एक तरफ तो नफरत फैलाएंगे उसी के नाम पे, दूसरी तरफ अंबानी की पूरी बिल्डिंग जो आलीशान महल मुंबई में बना है वो वक्फ बोर्ड की संपत्ति पे बना है, उसको बचाने के लिए सब किया जा रहा है। सीतापुर जिले में हजारों घर तोड़े जाने की व्यवस्था कर दी गई और पूरे उत्तर प्रदेश में यह स्थिति है। नजूल के उसका कानून लाया जा रहा है। लोग अब भाजपा के लोग कहने लगे हैं कि हमने दुनिया का सबसे बड़ा पाप कर दिया भाजपा को वोट दे करके। भाजपा के हैं हम, संघ के हैं, आरएसएस के हैं, हमने सबसे बड़ा पाप किया है। अब हम उसको भुगत रहे हैं। अब अपनी पीढ़ियों से कहेंगे कभी भाजपा को वोट मत देना। अब आप समझिए यह हालत हो गए। तो जब यह गुस्सा हो तो कल के दिन भारत भी बांग्लादेश की राह पर जा सकता है और वह गुस्सा अब दिखाई दे रहा है। इसीलिए आज राहुल गांधी ने संसद भवन परिसर में अपने इंडिया के साथ मिलकर के प्रोटेस्ट किया। स्वास्थ्य और बीमा पर जो आपने जीएसटी लगाया है वो वापस होना चाहिए, खत्म होना चाहिए। एक बड़ी बात है, भारत को आप बर्बाद करने का काम कर रहे हैं, उसे बचाइए। जय